जो तो हम्म तो बेसिकली जो मोटा मोटा मार्केटिंग है, ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारे टाइप के, बट हम डिजिटल सेंस में बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग मेजर 3 टाइप की है, या ब्रॉडली 3 टाइप की है, जिसमें उनका 90% बिजनेस या 99% बिजनेस कवर हो जाते हैं। पहला आपका लीड जनरेशन, दूसरा आपका ई कॉमर्स वाला जो पार्ट है, थर्ड हो गया जो ब्रांडिंग वाला पार्ट है। ब्रांडिंग वाला पार्ट बहुत कम लोग करते हैं, और जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है वो थोड़ी उससे ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% लोग के आसपास, और 1% से भी कम लोग ब्रांडिंग करते हैं, और 80% जो लोग हैं वो लीड जनरेशन करते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे मेन आज कवर करने जा रहे हैं वो है अपना लीड जनरेशन। तो हम सबसे पहले आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स पे, कि फंडामेंटल है क्या, और जिस जिस मॉड्यूल को हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक एम्प्लॉयर हो गया या आपका क्लाइंट हो गया, है ना। क्लाइंट भी इनडायरेक्टली आपका एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर तो वो हो गया जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। अगर आप खुद का कुछ काम कर रहे हो तो क्लाइंट आपका एम्प्लॉयर है जो आपको पैसे पे कर रहा है। उसको आपको उसको आपसे बेसिकली चाहिए क्या, जब तक आपको उसकी क्लियरिटी नहीं होगी, आप जो भी काम कर रहे हो वो हमेशा यूजलेस होगा। चाहे आपको लग रहा है कि वो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा हूँ, बट रिजल्ट अच्छे आना इस बात की गारंटी नहीं कि कस्टमर आपके साथ टिकेगा, है ना। रिजल्ट आना इस बात की कहीं से गारंटी नहीं होती कि कस्टमर आपके साथ टिकेगा। डिपेंड करता है कस्टमर को रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए और वही फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड करें तो वो टिकेगा। जब तक उसको उससे आगे की बात समझ में नहीं आई। मैं तो 15 साल से कस्टमर्स को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लीड आ रही है और क्वालिफाइड आ रही है तो कस्टमर आपके साथ है। उनको आगे की लीड क्वालिफाइड करके कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तुम लीड 100% क्वालिफाइड दे दो, कस्टमर एक लीड को भी कन्वर्ट ना कर पा रहा, क्या तुम्हारे साथ पैसे स्पेंड करेगा वो? तो फिर पॉइंट क्या है तुम्हारी स्किल का, ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आप जो भी काम कर रहे हो क्या वो आपके रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, मतलब क्लाइंट के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या एम्प्लॉयर के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, जो भी जिस भी काम में भी आप इन्वॉल्व हो। दूसरा आता है सेकंड, क्या है, आइडिया आइडिया कैसे इंपैक्ट लाता है। आइडिया ऐसे इम्पैक्ट लगेगा कि जैसे भी जो भी हम्म हम कस्टमर के लिए या एम्प्लॉय के लिए कोई एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं जिससे कि उसको और रेवेन्यू हो सके या कोई एक नया फ्रेम डोमेन खोल सके उसके लिए कि हाँ भाई आपको एक तरफ से इंक्वायरी आ रही है, एक तरफ से रेवेन्यू हो रही, दूसरी तरफ से कैसे और हम इम्प्रूवाइज कर सकते हैं कि कम कॉस्ट में ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे हम उसके लिए। तो वो उसको लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हाँ मैं रुकूंगा और मैं देखूंगा कि इसमें और क्या एक्सप्लोर करने के लिए है नया ठीक है, उसी के डोमेन में। आपको क्या लगता है आइडिया के बारे में। बिजनेस एक्सपेंशन, बेसिकली जो आप जिस होराइजन पे अभी सस्टेन कर रहे हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पर जाने का जो एक प्लान और स्ट्रेटजी हो, अगर हमारी एजेंसी के पास एक जो जिसे ग्रोथ कहते हैं, बिजनेस ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ आगे, हम्म उसका अगर वाइड होराइजन और उसका अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम क्लाइंट को समझाएंगे हम्म, तो वो सस्टेन करेगा हमारे साथ। आपके को वो आइडिया। हाँ, जैसे कि अभी मेरा क्लाइंट है वो, इफ दे आर ओनली catering to Delhi and NCR market, हम्म and they are not willing to go beyond Delhi and NCR हम्म because they don't have the bandwidth, they don't have the logistics with them right now. So maybe I can suggest a plan where with the minimum increase in the investment, if they can cater the surrounding plus areas to make their wide a bit in a larger scale,
touching मतलब extra प्रिया आपको क्या लगता locations है? so that हाँ मतलब इनका पॉइंट्स भी ठीक है और एक ये भी है कि अ, वो उनके कन्वर्जन प्रोसेस में क्या लूप होल आ रहे हैं उनको उसको अंडरस्टैंड करके उसको हम अगर उनको आइडिया दें कि आप ये लूप होल है इसको इस तरह से करेक्ट करें तो उनका रिजल्ट बेटर होगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आइडिया चाहिए कब। पहली चीज अगर सॉल्व नहीं हुई हाँ, तो आप उस पर नया आइडिया दे दो, आपका आइडिया जितना मर्जी वैल्यूएबल होगा, वो आइडिया देना भी एक जुर्म होगा। मान लो आपने लीड जनरेशन उसको पिच किया या लीड जनरेशन उसके लिए इफेक्टिव है, वो काम कर रहा है, आप ऊपर से उसको बोलो सर ब्रांडिंग भी करो साथ में, तो उससे आपकी जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो और इजी हो जाएगा। अभी वो लीड जनरेशन को क्रैक नहीं कर पाया, अभी अपनी टीम के बीच में उलझा हुआ है ना। या तो आपका आइडिया उसकी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है रेवेन्यू लाने तक के बीच में उसको कॉम्प्लीमेंट करता हूं, या जब उसकी एक चीज स्ट्रीमलाइन हो जाती है कि अब मेरे को लीड जनरेशन को इश्यू नहीं है, अब नया क्या कर रहे हो तुमने तो कर दिया जो करना था, अब तो मैं खुद भी कर लूंगा जो तुमने करके दिया, अब तो मैं चीता बन गया हूं उसका। कस्टमर का नॉर्मली ये जवाब आता है। अब तुम नया क्या करोगे, ऐसा क्या तुम नया लेके आओगे जिससे शायद मैं कुछ और नया कर पाऊं या जिससे मैं नया रेवेन्यू और लेके आ पाऊं। तो ये बेसिकली दो क्रूशियल पॉइंट होते हैं आइडियाज के, एक मेरी जो करंट प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा जब सब चीजें सेटल चल रही हैं तो तुम नया क्या करने वाले हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो सब चल रहा है, तुम नहीं भी होगे तो भी मैं इसको चला लूंगा। उस कॉन्फिडेंस में ज्यादातर बिजनेस ओनर उस नोशन में रहते हैं। ये किया आप लोगों ने ऑब्जर्व? नहीं करा तो जल्दी करोगे क्योंकि अभी आप फिर आता है उसका नेक्स्ट थर्ड जो सबसे क्रूशियल चीज है जो एक एम्प्लॉयर या आपके क्लाइंट को चाहिए, वो क्या है? एक पूरा फ्रेमवर्क, पूरा टाइम फ्रेम चाहिए उसको, एक पूरा एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए, किस तरीके से हम जो सोचा है, जो आइडिया पिच किया है उसको मैंने, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और क्या कब कितने समय में होगा एग्जीक्यूट, क्या रेवेन्यू, क्या उसका रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा। तो एक पूरा टाइम चाहिए फ्रेम, ताकि वो समझ सके ठीक है मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा इतने समय के अंदर। ये सभी के साथ होता है बेसिकली, सारे क्लाइंट के साथ। जो उसके आगे की लाइन लिखी है वो तुम लोग को समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी। जब आप आइडिया सुनते हो तो बड़ा फैंसी और अट्रैक्टिव लगता है, जैसे लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड नजर आती है ना। लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं, जब वही गर्लफ्रेंड बीवी बन जाती है, फिर क्या होता है? तो नई नई चैलेंजेस आते हैं। तो आप मतलब जब उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, एक्चुअली जब उसको आप रियल टाइम यूज करना शुरू करते हो या बोलते हो कि अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब आइडिया में तो आप मतलब सीजीआई क्रिएटिव, ये चीजें बनाना, वो चीजें बनाना, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन आता है, क्रिएटिव कौन बनाएगा, एड कॉपी कौन लिखेगा, प्लेटफॉर्म कौन मैनेज करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, उसमें हम सही आरओआई लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे इसको कौन मॉनिटर करेगा, लैंडिंग पेज कौन बनाएगा, लैंडिंग पेज की कंटेंट स्ट्रेटेजी कौन डिस्कस करेगा, मेरी यूएसपी को तुम कैसे हाईलाइट करोगे, मेरे कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आइडिया तो है कि सर हम लीड जनरेशन कर देंगे, लीड जनरेशन इतनी लीड्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है तो करो। तो क्या तुम्हारी बातों में जो तुमने एक पॉइंट में बोला लीड जनरेशन, क्या वो तुम्हारा एग्जीक्यूशन प्लान है? एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा? लीड जनरेशन बोलोगे जिस पर्सन को ज्यादा मोटा मोटा पता है, हाँ ठीक है लीड आ जाएगी तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन लीड आएगी कैसे, उसके लिए दिमाग क्या लगेगा। और लीड लाने के लिए कि लीड आपको क्वालिफाइड लीड है, जंक लीड तो बहुतों के पास आ रही है, क्वालिफाइड कैसे आएगी, उसके लिए आप क्या करोगे, उसका वो होता है एग्जीक्यूशन प्लान, कि जब ग्राउंड में एग्जैक्टली आप जिस चीज को एग्जीक्यूट करके फाइनल जिस आउटपुट के बारे में आपने बात की वो कर पाओ। तो लीड जनरेशन अपने आप में बहुत जेनरिक है, पर लीड जनरेशन में कैसे करूंगा, कैसे कैसे चलाऊंगा, क्या मेरा एड क्रिएटिव होगा, क्या मेरी एड कॉपी होगी, वीडियो चलाऊंगा, स्टैटिक इमेज चलाऊंगा, टेक्स्ट एड चलाऊंगा, गूगल पे चलाऊंगा, मेटा पे चलाऊंगा, बिंग पे चलाऊंगा, कहां चलाऊंगा, जब तक उस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो आपकी बातें ही है बस। ठीक है, वो डिपेंड भी करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट की क्या प्लेटफॉर्म उसके लिए सुटेबल है, राइट।
उसी मतलब ये बातें वही करेगा जिसको इन सब चीजों की समझ होगी। पहले पॉइंट तो समझ है ना। जैसे आज की डेट में जो बहुत सारे नए नए बच्चे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके निकलते हैं, कॉन्फिडेंस तो उनमें भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। उनको लगता है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने सीख लिया। जैसे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब उनको लगता है अरे इंजीनियरिंग तो मैंने कर लिया, अब देखो मैं बाहर जाके क्या करता हूँ, बाहर जाके एक पार्ट दे दूं उनको, वो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म चलाना सीखा है। बाकी जो चीजें हैं, लैंडिंग पेज कौन बनाएगा, लैंडिंग पेज में कंटेंट किस तरीके से डालना है, कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, तुम लैंडिंग पेज किस तरीके से डिजाइन करने वाले हो, और इस लैंडिंग पेज का गोल क्या है। गोल इन द सेंस, आप ऐसा नहीं कि सब चीजें आप एक ही लैंडिंग पेज में भर दोगे, है ना। आपको अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज बनाने चाहिए। लेकिन जो एमेच्योर होगा वो क्या करेगा, एक ही में सब कुछ वो एक ही में सब कुछ कचरा कर देगा, और उससे क्या होगा, लीड्स नहीं है, एल्गोरिथम इररिलेवेंट लीड्स आएंगे catch नहीं कि कर सामने वाला कस्टमर कंफ्यूज है कि ये कहना क्या चाह रहा है, मैं इसके लिए जाऊं। पहली बात तो लीड आएगी नहीं, और जो जैसे तैसे लीड आ भी गई घूम फिर के, फिर वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी टीम को समझाने नहीं आएंगे, है ना। तो एग्जीक्यूशन प्लान और आइडिया दोनों में फर्क है। जब आप आइडिया की बात कर रहे हो तो सबसे पहले उसके एग्जीक्यूशन प्लान पे भी आपका पकड़ होनी चाहिए, तब आप आइडिया की बात करो। अदरवाइज आपका आइडिया सिर्फ वर्चुअल गर्लफ्रेंड की तरह है, जो दिखने में वीडियो कॉल पे बहुत कुछ लग रहा है, जब सामने जाए तुम बोलोगे कोई फायदा तो नेक्स्ट आता है आपका सजेशन। अब ये सजेशन और रिकमेंडेशन कस्टमर को क्यों चाहिए। कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी करंट सिनेरियो से, या उसको ऐसा है कि भाई हाँ अभी जो है उससे अच्छा कैसे हो सकता है, अभी तो अच्छा चल रहा है। एक पॉइंट ये भी होता है कि अभी से चल रहा है उससे अच्छा कैसे हो सकता है, ताकि मैं सोचने में मजबूर हो जाऊं कि हाँ इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ पॉइंट है जो हम आगे और influence सर इससे थोड़ा सा ना एक रिलेशनशिप भी बेटर हो जाती है, ट्रस्ट बिल्डअप रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ क्लाइंट सोचता है कि अच्छा ये मेरे को सबसे पहले चाहिए क्यों, वाई। क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा जो एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पर हम जो सजेशंस देंगे वहां तक वो खुद उस लेवल तक नहीं सोच पाएगा और ना ही हम लोग को सजेस्ट कर पाएगा। तो हम जो एक्सपर्टीज लेकर के आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसे जो सजेस्ट करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, उसके बेसिस पे ही उसको वो आइडिया आएगा एक्सप्लोर करने का और बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो भी फर्दर स्टेप्स चाहिए करने के लिए। सजेशंस और रिकमेंडेशन होते हैं एक तरह की स्नैक्स, और स्नैक्स आपको फील गुड कराते हैं कि मैं सही बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, ये मेरे को नई नई चीज एक्सप्लोर कर पा रहा है, दैट मीन्स ये मेरे अकाउंट के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता रहता है। जब कस्टमर मांगेगा तब तुम दोगे, तो कस्टमर बोलेगा कि इनको तो हर बार धक्का देना पड़ता है, ये नहीं चलते। लेकिन जब आपके पास हर बार सजेशंस और रिकमेंडेशन होगी, सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सर हम ये भी कर सकते हैं, तो बोलेंगे ये मेरे प्रोडक्ट के बारे में कितना सोचता है, और वहां से आपकी एक्सपर्टीज बनती है, आपकी अथॉरिटी बनना बिल्ड होना शुरू होती है। तो एक एम्प्लॉयर और एक क्लाइंट को कंटिन्यूअसली आपकी साइड से ये चार चीजें चाहिए। अकाउंट स्मूथ चल रहा है तो भी सजेशंस क्या हो सकते हैं, और क्या हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। आपसे डोमेस्टिक मार्केट में, क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हो, आप बात ही करो। उसने नहीं सोचोगा तो, लेकिन उसके बाद तो सोचना शुरू करेगा। फर्स्ट थॉट अगर आपने उसके माइंड में डाला कि सर आप भी ऐसा कर सकते हो, तो उसके लिए वो आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर वो ऐसा करता है फ्यूचर में, आज नहीं करे, मे भी 1 साल के अंदर करे, बट अगर थॉट आपने इनिशियली इंजेक्ट करा है तो वो उसके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। बट आप क्यों उसे सजेशन रिकमेंडेशन दे पा रहे हो, क्योंकि आप लगातार कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हो, आप लगातार देख रहे हो कि और लोग किस किस तरीके की एड रन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं मार्केट में, नया क्या प्रोडक्ट आ रहा है, लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सर्च की सिर्फ सर्च एड चलाई जा रहे थे, आज की डेट में लोगों का बिहेवियर बदल गया वीडियोस का, और आप कस्टमर बोलते नहीं नहीं सर सर्च ही चलने दो। आप कस्टमर को बोलते नहीं सर ये देखो हमारे कॉम्पिटिटर्स दुनिया भर के चला रहे हैं, वीडियो एड में देखो हमारा प्रोडक्ट कितने अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकता है, आपको भी करना चाहिए। वो करता है नहीं करता अलग चीज है, बट सजेशन और रिकमेंडेशन आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने चाहिए, उससे उसको फील गुड आता है।
आप जब खाना खाने बैठते हो उससे पहले कोई स्नैक्स देता है तो उससे फील गुड आता है ना। पेट हालांकि खाने से ही भरेगा, बट स्नैक्स रखे होने से चाहे आप सारे स्नैक्स खाओ ना, बट फील गुड तो आता है। तो ये फील गुड का काम करते हैं, ये उन छोटे छोटे गैप्स को फिल करने का काम करते हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, या आपका आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जब उसको लगे कि ये पर्सन कंटिन्यूसली सोचता रहता है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी ग्रोथ के बारे में, इसीलिए इसके माइंड में रेगुलरली सजेशंस आ रही है, रिकमेंडेशंस आ रही है। ठीक है। और आपको जब भी कोई हायर करता है, क्लाइंट कह लो या एम्प्लॉयर कह लो, वो किस रीजन से हायर करता है? कंपनी ग्रुप की आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए। इसीलिए हायर करता था कि जो हमारी एक्सपर्टीज हम लेके आ रहे हैं फ्रॉम बैकएंड, उसको हम प्रेजेंट कर सकें, उसका हम इस्तेमाल करके उसको कैसे हम ग्रोथ ला सकते हैं। क्योंकि वो इंटरव्यू के समय समझ लेता है कि अच्छा इनके तरह इतनी कैपेबिलिटी है, और ये खाली बोल ही नहीं रहा है, वो पूरा एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, सारी हमारी चीज़ों को। आपकी लेबर से जो आउटपुट निकल सकता है उसके बिजनेस में, सिर्फ उसके लिए आप चाहे 1 घंटा लगाते हो या 1 दिन लगाते हो, लेकिन अगर उससे कोई आउटपुट नहीं आता, आप पूरा महीना भी लगाते हो, आपको लगता है आपने पूरा महीना कुछ सीखा है, मेहनत करने की कोशिश करी है, बहुत कुछ किया है, बट उसका आउटपुट 1 रुपए में भी नहीं आया, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्या हुआ है, राइट, इसको लगा कुछ नहीं। आपका आउटपुट तो कुछ नहीं आया। तो जब भी इस पूरे सेगमेंट की हम बात करते हैं, वो हमेशा आउटपुट पे बात हो रही है, और बिजनेस सेगमेंट में हर जगह सिर्फ रेवेन्यू से ही बात कैलकुलेट होती है, वही एक मेथड है, क्योंकि चैरिटेबल तो है नहीं। तो यहाँ पे हर जगह मैटर करेगा कि आप कितना रेवेन्यू लेके आ रहे हो, या आपके थ्रू कितने तरीके का रेवेन्यू मैनेज हो पा रहा है ना। तो आप जब भी क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, या जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, आप लास्ट में यही कैलकुलेट करते हो कि भाई ये कितने का रेवेन्यू मैनेज कर पा रहा है। मैनेज इन द सेंस, मान लो सर्विस सेगमेंट में तो एक कस्टमर का एक टिकट साइज है ना, तो आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, वो भी इसका एक रेवेन्यू का पार्ट हो सकता है। लेकिन उसको फिर कस्टमर को चीज चाहिए, आपको कस्टमर रेवेन्यू के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि सर उसको रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयर को भी इसका बेनिफिट होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्योंकि कस्टमर का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि उसको नए नए ऑप्शंस और ट्राई करने पड़ेंगे, ऑप्शंस ट्राई करेगा तो उसका बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो एंड कस्टमर को तो प्रॉफिट है ही है, जो आपका एम्प्लॉयर है उसको प्रॉफिट है ना। या वो सर्विसेज को एक्सपेंड करता है, तो दोनों सेगमेंट के दोनों पार्टी को प्रॉफिट है, कस्टमर को अपना प्रॉफिट है, जो बिजनेस है उसको डिफरेंट प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं जब आप वैल्यू एडिशन लेके आते हो, मतलब काम के आउटपुट से, बातों में कोई आउटपुट नहीं है, बातें कोई पूरा पूरा महीना करता है और आउटपुट उसका 0 आया तो कोई सेगमेंट चीज, मतलब कोई चीज काउंट नहीं होती इन शॉर्ट में। अब आता है हाउ डू वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स। This is correct. Here it is correct. ठीक है, देखो अगर, अच्छा पहले लर्निंग मेथड कौन कौन से हैं? पहला आप बताओ निशांत। थ्योरी थ्योरी है पहले। दूसरा आप, मतलब आप किस तरीके से समझते हो चीजों को, मतलब आपको किस तरीके से समझ में आता है? प्रैक्टिकल से ही सीखा है अभी तक। थ्योरी तो आ ही जाती है। और कोई चीज इसमें है जो नहीं लिखी हुई है? गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से सीखते हैं, बट पहले तो हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि उसको आपका हाई पॉइंट है, मेरा लो पॉइंट है, तो हम एक्चुअली क्या है, जब हम आपको कोई बिठा के ज्ञान दे दे, आप ज्ञान भूल जाओगे, लेकिन जब झंड होती है ना कस्टमर के सामने या किसी के सामने, और फिर आप उसका आंसर ढूंढने के लिए जाते हो, तो आप अगले की रिस्पेक्ट भी करते हो जिसने आपको वो आंसर दिया, और आपको वो चीज याद भी रहती है। वो कब होता है? जब आपको सीधा सिचुएशन में फेंक दिया जाता है। अगर यही क्लास मैं आपको ज्वाइन कराने से पहले दूं, या फर्स्ट मीटिंग में दे दूं,
तुम्हारे यहाँ से सब जगह से निकल जाएगा, तुम यार बोर हो गए यार, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब यही मैं तुम्हें कस्टमर के आके लाइव छोड़ दूं, अब कस्टमर जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हारे पास उसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अगर बिना एजुकेट किए आप कस्टमर को सामने भेजते हो तो एक फियर होता है, एक डर होता है, आपके कान हमेशा कॉन्शियस होते हैं, हर बात को बड़े ध्यान से आप सुनते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है और आप कस्टमर के सामने पहुंच जाते हो, मैं ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग अगर मैं पहले देता आपको और फिर कस्टमर के सामने भेजता, तो अब आप आधी अधूरी सट्टे वाली बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि तब आप प्रिटेंड करने की कोशिश करते कि मेरे को आ रहा है, जबकि नहीं आता है ना। तो एक्चुअल जो है वो थ्रोइंग इन द पूल ही है कि आप कस्टमर के सामने पहले लाइव चले जाओ, उससे दोनों ही पार्टी की रिस्पेक्ट रहती है। मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस, आप जब पूछने जाते हो आपने उसका टाइम भी बचा लिया, क्योंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक आंसर है, और उस स्पेसिफिक आंसर को आपको पता है मुझे इंप्लीमेंट कहाँ करना है। जब आप नॉर्मल से क्लास लेके जाते हो तो आपको ये नहीं पता मैंने इंप्लीमेंट कहाँ करना है, तो याद क्यों रहेगा वो? 2 घंटे का मैं आपको लेक्चर दे दूं, उसमें कहाँ पे क्या चीज इंप्लीमेंट करनी थी आपको पता ही नहीं है, तो आप भूल जाओगे। बट सर ये जो थ्रो इन द पूल वाला है, इसमें क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं होना क्या? क्लाइंट का टाइम वेस्ट तब होता है जब आपके पास एकदम कोई नई चीज आती है, आपके पास या क्लाइंट के पास, जब एक स्टैंडर्ड पैटर्न में चीजें चल रही होती हैं, तब क्लाइंट का टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि तब क्लाइंट बेसिक चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। हाँ, बेसिक, मैं तो नहीं हूँ। तो उसके लिए तो बेसिक ट्रेनिंग तो दी जाती है, स्टार्टिंग में आपको दी गई होगी, हाँ, और बॉसेस भी रहते हैं हेल्प करने। बाकी फ्लोर सपोर्ट तो आपके पास हमेशा है। मुद्दा ये है कि स्टार्टिंग में सारा ज्ञान नहीं कभी दिया जा सकता, और वो पॉसिबल भी नहीं है, और आपको बता भी देंगे तो आपको समझ थोड़ा आएगा। हाँ, अपन तो सिचुएशन समझ में आएगा कि इसको यहाँ पे जो बताएगा तो क्या हाँ, इम्प्लीमेंट कर इसका मीनिंग क्या था राइट। बेसिकली, अभी मैं बता रहा हूँ तो वो वर्ड्स हैं, बट जब आप सिचुएशन से निकल जाओगे तो उस वर्ड के मीनिंग पता होंगे आपको। जैसे यंग एज में होता है ना, हम अपने पेरेंट्स एक टाइम पे हमें बोला करते थे तुम्हारी एज में तो हम ये करते थे वो करते थे, आज हमारी वो एज आ गई कि हम अपने बच्चे को बोले, और अब हमें उसके पीछे की मीनिंग पता है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे, उस समय नहीं लगता था। सेम चीज ट्रेनिंग के केस में भी है, इस केस में भी है, कि जब तक आप लाइव सिनेरियो में जाके चीजें नहीं देखोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। आपको चाहे मैं जितना मर्जी बता दूं, आज जिस जिस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आ जाएगी। अब तो जो हम वीडियोस बना ही रहे हैं, आपको समझ में आ रही है वो वीडियो का मतलब क्या है? समझ आ रहे हैं, अब बेटर समझ में आ रहे हैं जब कोर्सेज नहीं, जो मैं नम्रता वीडियो बना रहे हैं, जिस जिस टॉपिक पे हम रैंडमली बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों को उसकी मीनिंग पता है? नहीं 100% तो नहीं। अभी नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो ऐसे सिचुएशंस आएंगी हाँ, तब आपको उनका मीनिंग समझ में आना शुरू होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तब तक आपने सिर्फ वर्ड सुने हुए। अब एक डिजिक्स वे ऑफ टीचिंग, हम डे 1 में सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि जब फ्लोर पे भेज दिया तो डे 1 पे सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। अब उसके लिए फिर भागा दौड़ी किसको करनी है? जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको भागा दौड़ी करनी है। दैट मीन्स अब तेरे को क्वेश्चन है तो तू पूछेगा, मैं तो जितना मर्जी बता दूं वो तो समझ में आएगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपन टू आंसर, बट क्वेश्चन आपको पूछना है, क्योंकि लाइव सिनेरियो में आ गया, अरे इसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है, तो तुम पूछने आओ ना, तब मैं बताता हूँ क्या बोलना है, क्योंकि पहले मैं बताऊंगा तो बाद में कोई मीनिंग नहीं है, और वो फिट कहाँ करना है ये भी नहीं पता। लेकिन जब आप कोई प्रॉब्लम लेके आओगे तो आपको पता है कि मुझे इसको फिट कहाँ करना है। चाहे स्टार्टिंग में आप टूटा फूटा फिट करने की कोशिश करोगे, बट जो क्लाइंट एंड से बात कर रहा है वो भी टूटा फूटा ही है ना, आपसे तो कमी ज्यादा टूटा फूटा है। आपको शायद घबराहट हो और पता नहीं कस्टमर से क्या पूछेगा, कस्टमर कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि जिस मीटिंग में एक रीजनेबल लोग बैठे हुए हैं जो पूछ सकते हैं, उस मीटिंग में आपके साथ भी रीजनेबल लोग बैठे होंगे जो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बिठाया जा रहा है जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, और जो अभी उससे भी नीचे वाले ब्रैकेट पे ही है, मतलब जो अपने फुल डे में कुछ और कर रहे हैं। आप तो फुल डे यही काम कर रहे हो ना, आपका फुल डे मतलब 1 महीना काम करना और उनके 12 महीने काम करना एक बराबर है।
जो डीएमएम किसी कंपनी में बैठा हुआ है, जिसका फुल टाइम जॉब मार्केटिंग का नहीं है, आपका फुल टाइम जॉब क्या है? फुल टाइम 12 मतलब 8 घंटे से मार्केटिंग में, और घर जाके भी आप इसी के बारे में, काम के बारे में सोच रहे हो, तो इतना से आपका फुल टाइम काम यही है। लेकिन जो वहां बैठा है उसका क्या फुल टाइम काम है? कुछ और business। नहीं, जो उनके डीएमएम है उनका क्या काम है? किसी इस काम में लगे हैं, किसी ऑपरेशन काम में लगे, किसी किस में लगे, उनका फुल टाइम तो नहीं है। अगर तुम उनको एक महीने में हैंडल नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें पहले अपने ही तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि जब आप लाइव सिचुएशन में पहुंच जाओगे, मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या बताना है, वो जब तुम पूछना शुरू हो, तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा मुझे कैसे हैंडल करनी है चीजें, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब जो मैं आंसर पूछ रहा हूँ मुझे फिट कहाँ करना है। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट हम दे देते हैं और लाइव डिस्कशन में बिठा देते हैं, आ जाओ और बैठो। फिर स्टार्टिंग में लोग घबराते हैं, बट आपके साथ कोई बैठा होता है जो आपको बोलता है कि टेंशन ना ले, तू नहीं बता पाएगा, मैं बोल दूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। ये तो आप लोग के साथ हुआ हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो आपके साथ मतलब वो रिस्क ही ज्यादातर हमारे लिए है। अगर मैं बिना हथियारों के आपको बिठा दूं, लेकिन अगर मैं आपको आगे नहीं करूंगा, फिर आप कब सीखोगे? अब आता है व्हाट इज डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सारे चैनल्स आपने सुने हुए हैं। हाँ जी सर। क्या समझ में आता है इस डेफिनेशन से आपको? एक ब्रांड से या एक कंपनी से रिलेटेड मार्केटिंग जो कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करी जा सकती है। एक्जैक्टली हर टाइप ऑफ मार्केटिंग जो एक ब्रांड को सक्सेस की तरफ ले जाए, ब्रांडिंग की तरफ ले जाए बेसिकली। यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही है। हाँ, तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट हम किसी टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं एक ब्रांड के लिए, उसको आगे ग्रोथ के लिए, तो वही है डिजिटल मार्केटिंग। जिसको भी ऑनलाइन हम सेल कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। जो भी किसी टेक्निकल डिवाइसेस में या किसी गैजेट में हो रही है, आपने लिफ्ट के पास भी टीवी स्क्रीन देखी होगी, हाँ। वो उसको भी डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। बट क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है? नहीं, आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन उन पर्सपेक्टिव से देखो जो लाले हैं, उनके लिए है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे हो रही है राइट। और वो डायनेमिक है, वो चेंज हो रही है, वो फोटो नहीं लगी हुई है जो बदल नहीं सकते, और वो इंटरनेट से कंट्रोल्ड है। आप उस बैनर के सामने से मल्टीपल टाइम निकलते हो, आपको इसलिए एक जैसी लगती है, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो रेगुलर की ऐड नहीं देखता, उसके लिए तो वो डिजिटल ऐड ही है, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस पे आ रही है। अब हम आते हैं कि हम डिजिटल एसेट्स कौन कौन से ओन करते हैं। नॉर्मल बिजनेस क्या क्या डिजिटल एसेट्स ऑन करता है? वेबसाइट हो गया, वीडियो कंटेंट हो गया, आपके ब्लॉग्स हो गए, वेबमेल हो गए, और अदर डिजिटल प्रॉपर्टीज कौन सी है? ओन्ड का मतलब हो गया जिस पे 100% बिजनेस का कंट्रोल होता है या आपका कंट्रोल हो सकता है। और अदर डिजिटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई? क्या इसके अलावा कोई और है? थर्ड पार्टी ब्लॉग और कंटेंट वेबसाइट से क्या मतलब है? जो गेस्ट पोस्टिंग्स हम लोग करते हैं बेसिकली थर्ड पार्टी, हम्म, पेड हो चाहे फ्री हो, हम्म, और 2.0 अगर इसी को बात करें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2.0 वेबसाइट जो होती है वो थर्ड पार्टी होती है। या अगर हम पीआर की बात भी कर ले इसके, तो पीआर पीआर आर्टिकल जो होते हैं वो भी थर्ड पार्टी ही होते हैं। और ये थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होंगी? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लिस्टिंग वेबसाइट्स कौन सी होंगी? इंडिया मार्ट। जस्ट डायल इंडिया मार्ट लिस्टिंग वेबसाइट होगी जहाँ पे लिस्ट किया जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज द मोस्ट रेलेवेंट प्लेटफॉर्म टुडे? निशांत, तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हें लगता है इस बारे में कि सही है, गलत है, क्या सही है, क्योंकि क्या कहते हैं, हर कोई चाहे छोटे से लेके बड़ा हो, चाहे गांव से शहर कोई भी हो, हर किसी के पास फोन है, तो हर कोई डिजिटली कनेक्टेड है।
उसको हर चीज डिजिटल दिखती है, तो वो रिलेवेंसी बन जाती है उसके साथ में कि हाँ इसी की जरूरत है मेरे को या नहीं है, तो वो समझ के अपना प्लेटफॉर्म मार्केटिंग होगी, जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना अच्छा लोग कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों के साथ, इसलिए ज़रूरी है, उतनी रीसेल बढ़ेगी सामने वाले की, क्योंकि एक वो होता है ना प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं कि हाँ नहीं थी जरूरत पर देखा समझा तो क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। क्वेश्चन को फिर समझो, why digital marketing is the most relevant platform today? बिकॉज अभी एक लोकल में बैठा हुआ एक छोटा सा शॉपकीपर भी ग्लोबल लेवल पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। उसके लिए वाइडर मार्केट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक्सपेंस उतने नहीं है जितने उसको पहले करने पड़ते हैं थ्रू प्रिंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म इज मच चीपर इफ यू कंपेयर इट विद द प्रिंट एंड आउटडोर्स एंड इवेंट्स। तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम सेविंग भी है। जब एड छपता है, लोग देखते हैं कहीं पर और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ब्रांडिंग के साथ आते हैं, कभी तुरंत सेल्स आती भी है, नहीं भी आती। दिस इज accurate targeting with the accurate sales analytics. इसमें एक चीज ये भी है कि क्या कहते हैं सामने वाले ऐड देखा, जैसे छपा हुआ ऐड है तो माइंड में था तो निकल गया, बट हाँ हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको रिटारगेट करके बार बार ऐड दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बार बार ऐड दिखेगा तो 3 से 4 बार ट्रिगरिंग ज्यादा होती है, ट्रिगर ज्यादा होता है, तो फिर वो क्लिक कर जाता है कि हाँ ये ऐड देखा था मैंने, इसको मैं खरीद सकता हूँ सामान को। कोई पॉइंट मिस हो रहा है प्रिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डिजिटल मार्केटिंग में वो है आप इसको मेजर कर सकते हो बहुत ही क्विकली, हाँ वही मैंने कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हैं, ना कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक इंडिविजुअल बंदा भी, एक अकेला बंदा भी ग्लोबली अपनी ऐड चला सकता है, तुम कहीं पे भी बैठे हो। जो फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल मार्केटिंग में मिल रही है और जो रिजल्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग मिल रहे हैं वो बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं आपको। सामने देखते रहो। अब बताओ, जो पॉइंट तुम बोल रहे थे उसमें से कितने पॉइंट इसमें हैं? जो पॉइंट आप बोल रहे हो अगर उनमें से एक भी पॉइंट इसमें नहीं है तो आप बहुत जेनरिक बातें कर रहे हो। वो जेनरिक बातें जो हर कोई जानता है, बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटियर आपकी बातें थोड़ी और रिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में दिन रात जी रहे हो तो आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा बेटर पता होना चाहिए। तो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में क्यों सबसे ज्यादा रिलेवेंट है? आपके आंसर थोड़े से वेग थे। मैं बोलूँगा एटलीस्ट 11वीं 12वीं वाले होने चाहिए, ग्रेजुएशन वाले ना हो तो भी चलेगा, पीएचडी वाले ना हो तो भी चलेगा, बट स्कूल किड्स वाले तो नहीं होने चाहिए ना। तो अब एक एक करके रीड करते हैं। पहला पॉइंट तुम बताओ निशान, कस्टमर इंटरेक्शन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कस्टमर से इंटरेक्ट हम जल्दी कर सकते हैं, तो समझ जल्दी आनी चीजें, तो उसका जैसे चैटबॉट लगा के हम बात भी कर सकते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है कस्टमर। ठीक है अनु, दूसरा? कस्टमाइज्ड मैसेज स्ट्रेटजी, तो इसमें बेसिकली कस्टमाइज्ड मैसेज स्ट्रेटजी, चलो निशान तुम बताओ। ये हो गया कि कस्टमर का जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैसेज रिवर्ट किया ताकि उसको समझ में आए कि हम कहना कि आप सवाल क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर दे रहे हैं। वो कस्टमर मैसेज करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, हर जगह कर सकते हैं उसको। ठीक है, डेवलप डेटाबेस, हाँ ये एक अच्छा पार्ट था जो हमने मिस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग में ये एडवांटेज है कि हम डेटाबेस अपना बना सकते हैं, जो कि वैसे फिजिकल एडवर्टाइजमेंट जैसे कोई होर्डिंग लगाया हो उस केस में पॉसिबल नहीं। कितने लोगों ने हमारा इसका बेनिफिट क्या होगा? इसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं, फर्दर मार्केटिंग कर सकते हैं। आप लोग फिर जेनरिक बातें कर रहे हो।
जब हम कस्टमाइज मैसेज की बात करते हैं, कस्टमाइज मैसेज से मतलब है डेमोग्राफिक टारगेटिंग कर सकते हो आप, साइकोग्राफिक टारगेटिंग कर सकते हो, फीमेल सेम प्रोडक्ट फीमेल को अलग तरीके से दिखा सकते हो, मेल को डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हो, एक फोन है बच्चों को डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हो। आपका मैसेज वहां कस्टमाइजेशन करने की बात है। आप एड पर्सपेक्टिव से सोचो, डिजिटल मार्केटिंग का जो क्रक्स है वो सिर्फ दो ही चीजों में है, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, बस। बाकी सब चीजें उसके मीडियम हो सकते हैं, उस चीज की बस रीजनिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप हर चीज को उस चीज से नहीं जोड़ पा रहे, डेटाबेस का क्या करोगे आप? डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे रिटारगेटिंग के लिए। किस तरह की रिटारगेटिंग करनी पड़ेगी आपको? आपको वहां पे भी डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी एग्जैक्टली। कि मैं किस तरह के डेटा को क्या दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम यूजर आ रहे हैं उसको क्या दिखाना है। डेटाबेस तो अपने आप में कुछ नहीं है, बट आपकी वेबसाइट के किस फनल में कौन सी चीज पड़ी है, और हर मैसेज सबके लिए रेलिवेंट है। तो जब तक आप उस लेवल पे सोचोगे ही नहीं, आप काम कैसे करोगे? आपको सोचना पहले उस लेवल पे है ना। नहीं तो बेसिक बातें तो जो जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस पढ़ी हुई हैं या एक एक दो साल वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं, तो डिजिक्स में आगे फायदा क्या होगा? ठीक है, ड्राइव ट्रैफिक एंड रिटेन कस्टमर्स, क्या मतलब है ना इसका? ट्रैफिक बढ़ाना बेसिकली, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतनी ज़्यादा जितना ज़्यादा इम्प्रेशन उतने ज़्यादा क्लिक्स, उतने ज़्यादा कन्वर्जन। तो रिटेल से इसका बेसिकली यही मतलब निकलता है कि अगर हम ऐड चला रहे हैं तो अपने ट्रैफिक तो नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, साथ में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको हम वो ऐड दिखा रहे हैं जो उनके लिए यूजफुल है। कि जैसे फनल के बारे में बात करें तो थर्ड फनल में जो चीज दिखानी चाहिए रिटेल कस्टमर्स को वो दिखा रहे हैं हम। एक तरफ से ट्रैफिक इनकमिंग आ रही है, बाकी जो कस्टमर्स हैं हमारे उनको हम नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए डिस्काउंट, नए नए ऑफर्स दिखा रहे हैं बेसिकली ऐड के थ्रू अपने। रिटेन कस्टमर से मतलब हो गया कि जो आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो आपसे आने वाले टाइम पे भी सामान लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये नहीं है एक बार लिया और भूल गए। तो आप उनके लिए क्या चला रहे हैं, उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ज्यादातर कस्टमर के केस में यही पता ही नहीं होता कि ये चीज और ये बंदा और क्या देता है। आफ्टर सेल सर्विस में भी अब सेलिंग क्या हो सकती है, इसके लिए बाय प्रोडक्ट्स और क्या हो सकते हैं, अगर ये ले रहा है तो ये क्या ले सकता है, और वो मैसेज आपके एंड कस्टमर तक कम्युनिकेट होना चाहिए। आप नया क्या कर रहे हो, जो हमने इससे पहले वाला डिस्कस किया था स्लाइड, जहां आप एम्प्लॉयर और क्लाइंट की बात करते हो, तो सेम आपके क्लाइंट भी तो है, इस बिजनेस के भी तो क्लाइंट है ना, वो कैसे रिटेन होंगे? आप उनके लिए सजेशन रिकमेंडेशन, वहां पे आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, पर डिजिटली तो कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अपनी अथॉरिटी तो बिल्ड करोगे ना, अपना कुछ ना कुछ मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके, चाहे वो आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे रहे हो, चाहे एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हो। रिटेन कैसे करोगे उन कस्टमर को? वो कस्टमर आपको हमेशा याद रखें या बोले यार इनसे ही माल लेना है, दूसरे से नहीं लेना, वो कैसे होगा? कैसे होगा वो, जब तक आप उनके माइंड में वो इंप्रेशन नहीं बिल्ड करोगे। तो रिटेन आप अपनी जो इंफॉर्मेशनल एजुकेशन कंटेंट है, आपका अपसेलिंग कंटेंट है, आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे उनको बेनिफिट दे सकता है, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, जिस जिस रीजन से लोग वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के बाद होनी चाहिए। और रिटेन का मतलब ये नहीं कि हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, रिटेन का मतलब है आपके सोशल मीडिया पे रिटेन कर रहे हो आप। कैसा नहीं फॉलोअर आपका बाय किसी और से कर रहा है, वो आपके साथ जुड़ा रहे, वो आपकी हर पोस्ट का वेट कर रहा हो, आपका क्या नया आ रहा है उस चीज का वेट कर रहा हो। जैसे एप्पल के केस में होता है, वो एक साल पहले से ही शुरू कर देते हैं अपनी मार्केटिंग। अभी 16 लॉन्च हुआ, 17 की हवा बननी शुरू होगी, 17 में ये फीचर आ रहा है, ये डिजाइन आ रहा है, आप लोगों ने देखी है इससे कोई पोस्ट कि नया डिजाइन कौन सा आ रहा है? सैमसंग में देखते हैं। जिस ब्रांड को आप फॉलो करते हैं आप उसका नया वर्जन देखना शुरू करते हैं। बट एप्पल इस चीज में मार्केट लीडर है, वो एक साल पहले से अपनी हाइप बनाना शुरू करता है। और एप्पल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड अब तो इस चीज को फॉलो करने लगे हैं कि जब भी वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी नेक्स्ट की हाइप बननी शुरू होती है उसी समय से। और गाड़ियों में भी ऐसा होता है। गाड़ियों में भी ऐसा है, अभी वो गाड़ी मार्केट में आई नहीं है, बस उसकी हाइप बननी शुरू होगी कि नया मॉडल आने वाला है, तो जो लेने वाले होते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं, अरे मैं नया मॉडल लूंगा, जबकि
पता नहीं वो मॉडल कब आएगा, लेकिन वो हाइप बनाना शुरू करते हैं। हाइप का मतलब क्या है कि मुझे पहले प्री ऑर्डर आ जाए, मतलब लोग मुझे पहले कैश दे दें, प्रोडक्शन में बाद में करूं। बुकिंग्स लेने के लिए। तो वो सब क्या है, वो सब एक रिटेन, कस्टमर को रिटेन करने के तरीके हैं। अगर नए डिजाइन नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, कस्टमर रिटेन नहीं होगा। इंक्रीज सेल्स प्रोडक्ट यूसेज, आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हो, प्रोडक्ट की यूसेज को बढ़ाते हो। प्रोवाइड इन्फो इंप्रूव सर्विसेज, इसका क्या मीनिंग है? जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं करंट, उसको हम कैसे और इम्प्रूव करें, इन्फॉर्मेशन दें उनके बारे में कि अब जी सर्विसेज थी उसमें हमने और क्या इम्प्रोवाइज किया अपने एड्स के थ्रू, और क्या हमने इसमें पॉइंट्स ऐड किए, क्या सब, क्या हम उसको एडिशन दे रहे हैं। और पहले तो ये समझो कि मैं तुम्हें बता क्यों ना, क्योंकि जब आगे कस्टमर से क्लाइंट से डील करेंगे तो वहाँ पे यही पॉइंट्स हमको वहाँ पे अलग फॉर्मेशन में समझाना पड़ेगा क्लाइंट को कि भाई क्यों लो हमसे। एक्चुअली बेसिक सिर्फ यही है कि आपको यही नहीं पता कि मैं देखूं किस डायरेक्शन में, या मैं काम किस डायरेक्शन में करूं। क्या लीड लाना ही सब कुछ है? नहीं, लीड लाना कुछ नहीं है। क्या सेल करना ही सब कुछ है? पहली सेल आप जैसे तैसे कर लोगे, वही कस्टमर आपसे दोबारा परचेज करे, दिमाग उसमें लगता है। जैसे तुक्का तो हर किसी का चल जाता है, एक आधा प्रोडक्ट तो किसी का भी चल जाता है, लेकिन उसी ब्रांड से लोग दूसरी चीज बाय करें, या वही कस्टमर 4 बार 5 बार उसे सेम ऑर्डर करे, दिमाग उसमें लगता है। उसमें तो सर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट बेचना और एक लगातार किसी कस्टमर से चीजें बिकवाना, जहां पे आपके कंपटीशन में अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की वेबसाइट, तो वो अपने आप में डिफरेंट गेम नहीं है। दिमाग तो वहां पे चलता है ना। लेकिन जब तक आपको ये चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हर चीज रोल अपना प्ले करती है, मतलब कैसे प्ले करती है आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे सोचना पड़ेगा। कस्टमर का इंटरेक्शन कैसे हो जाए, आप कस्टमाइज मैसेज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आपका डेटाबेस का आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है आपको क्या वो समझ में आए कि नहीं आए। अदरवाइज जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अलावा जो अदर वेबसाइट्स हैं वो भी तो सेल कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं? उन्होंने कस्टमर के किस इंटरेस्ट को पकड़ा हुआ है। अभी हमने कुछ कल परसों एक वो आया था ना, माइक्रो फार्मा, पता नहीं कौन सी फार्मा, तुम दोनों से कोई एक तो था। न्यूट्रास्यूटिकल। हाँ 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 हाँ, मतलब वो एक दवाई जैसी पकड़ते हैं कोई, और उसी पे प्रमोशन कर रहे होते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में बिकने वाला प्रोडक्ट होता है वो, जैसे हाइट बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, इस तरीके की होती है। उसमें फुद्दू फुद्दू सी वीडियो बनाई होती है और चलाया होता है। तो टीयर 1 सिटी में भी मैं बोलूंगा लोग ले लेते हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है कंपेरेटिवली। टीयर 1 सिटी में पैसा ज्यादा लगेगा, आपका रिस्पॉन्स उतना नहीं आएगा। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में पैसा कम लगेगा, रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। ये भी समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ना, अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, अपने एड कंटेंट को समझना पड़ेगा। आप गांव के लोग दिखा रहे हो और शहरों में दिखा रहे हो, लोग रिलेट ही नहीं करेंगे। शहर के लोग शहर वाले लोगों से ज्यादा बेटर रिलेट करेंगे, क्योंकि उनके चैलेंजेस सेम है, गांव वालों के चैलेंजेस डिफरेंट है। तो ये सब जब हम इन सब बेसिक चीजों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हम एक बेटर एड डिजाइन कर पाते हैं। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, हर चीज का क्रक्स वहीं पे निकलेगा आपका। किसको दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। तो वो आपका एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, पॉलिटिकल व्यूज के अकॉर्डिंगली हो सकता है, उसके एथनिसिटी के अकॉर्डिंगली हो सकता है, उसके रीजन के अकॉर्डिंगली हो सकता है। बहुत सारी चीजें वेरिएशन डालती है। अब मान लो जैसे आपका मंडे को फेस्टिवल आने वाला है, क्या नाम है उस फेस्टिवल का? विशु। अब मान लो विशु फेस्टिवल का एड हम चलाते हैं और हम पूरे दिल्ली में चला दें, क्या होगा उसका? लेकिन आप उसमें वो रख के फिर नीचे मलयालम वाली टारगेट रेंज रख दो, तो उसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। और एड भी आप मलयालम में बना दो और बेहतर आएगा। लेकिन आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी ना, तो आप कैसे चलाओगे? तो जब तक आपको बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो आप क्या बनाओगे? कॉम्पिटिटर की एड कॉपी करोगे, यहां डाल दोगे, या कस्टमर सर आप दे दो, मैं तो यही बना सकता। अब ये बेसिक बातें करो। तो बेसिक से अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो आपको बेसिक चीजों, ये जो बेसिक ABCD है, इसको समझना जरूरी है।
फिर आता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, सबसे लास्ट वाला। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को समझाना, बट इसकी जरूरत कब कहाँ पे कैसे पड़ती है या कैसे कस्टमर को समझानी पड़ती है। आप लोगों ने वो सिनेरियोज देखे हैं? तुमने देखा निशांत? कौन सा सिनेरियो? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। टॉप ऑफ माइंड रिकॉल के लिए ब्रांड अवेयरनेस कराई जाती है ज्यादातर। लीड जनरेशन में कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि 80% लोग तो लीड जनरेशन कर रहे हैं। आप तीनों सेगमेंट में बात करो, एक सेगमेंट तो खैर है ही यही, तो उसको छोड़ो, बाकी 2 सेगमेंट में बात करो। लीड जनरेशन के केस में जो 80% लोग हैं और बाकी जो 20% लोग हैं, उसके केस में कैसे रेलिवेंट है, और वो क्यों करें इस चीज को, तुम बताओ। वो इसलिए करें ताकि ब्रांड की जितनी अवेयरनेस ज्यादा फैलेगी, लोग ज्यादा जानेंगे ब्रांड्स के बारे में, उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। कैसे? कस्टमर के लिए, कस्टमर से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात इसलिए जरूरी है ताकि जितना ज्यादा लोग जानेंगे इतना बेनिफिट समझेंगे उस ब्रांड का, उसका क्या यूजेस है बेसिकली, ताकि वो लोग खरीदने के लिए वो होंगे, कंपेल होंगे। तो जानना किसके लिए कस्टमर के लिए जरूरी है, कस्टमर को समझना जरूरी है ब्रांड के बारे में। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अपने ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड की एथिक्स, ब्रांड के पॉइंट्स जो हैं बेसिकली यूएसपीज, उनको हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें अवेयरनेस के फॉर्म में। चलो, आप तीनों मित्सवा के बारे में जानते हो, ओहो, उनको ब्रांड पिच करना है कि ब्रांड एड चलाओ, आप क्या पिच करोगे उनको? सर एक ही प्रोडक्ट है और उसका कॉम्पिटिटर है, दोनों के फीचर्स सेम है, दोनों की आउटपुट सेम है, दोनों के एमआरपी प्राइस रेंज सेम है, बट अगर दोनों में से एक बंदे ने ब्रांडिंग करी हुई होगी, कस्टमर को अगर पता चलेगा कि हाँ ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसने इस ब्रांड का नाम सुन रखा है। चलो मैं आप लोग को और हिंट इसका देता हूँ, नहीं क्योंकि आप लोग के आंसर दाएं बाएं जा रहे हैं। किसको दिखाओगे, क्या दिखाओगे, इस पे सोच के फिर मुझे बताओ। सबसे पहले किसको दिखाओगे, ये कोर है। आप जो बातें कर रहे हो पूरी दुनिया के लिए थोड़ा है वो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए थोड़ा है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। एक घर में ही सबके लिए नहीं है। B2B है। तो आपको पहले ये समझना है कि भाई जो लीड जनरेशन है उसमें ब्रांडिंग का सेंस कब कब बनता है, पहले तो ये सोचो ना। तो अगर हम मिट्सा की बात कर रहे हैं तो हम एक सेगमेंट पकड़ेंगे, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी पकड़ लिया, तो हम एक कंप्लीट लैंडिंग पेज हॉस्पिटैलिटी के बना के उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको चीजें दिखाएंगे कि कैसे मिट्सा का जो एयर कर्टन है, बेसिकली एयर कर्टन है, वो कैसे यूजफुल है उनके लिए, वो भी मिट्सा का। तो वो मिट्सा की ब्रांडिंग होगी और एयर कर्टन का बेनिफिट्स उनको शोकेस करेंगे। फिर हम पकड़ेंगे दूसरी इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री वैसे लेंगे कि एयर कर्टन है, इंडस्ट्री वैसे अलग लैंडिंग पेज बनेंगे, उनको वहां पे दिखाने में सही रहेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आपकी जो लीड जनरेशन आ रही है वो आपसे सारे लोग बाय कर रहे हैं? नहीं, कितने % लोग बाय करते हैं एवरेज? 2 to 3%। मित्सवा के केस में 45%। 100 लीड अगर हम दे रहे हैं तो 45 लोग उनसे बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स 55 लोग नहीं बाय कर रहे। क्या उन पे आपकी ब्रांड की इमेज अच्छी बनी हुई है? क्या आप उससे ब्रांड की इमेज बना सकते हो? क्योंकि अंधाधुंध पैसा तो है नहीं, पैसा तो लिमिटेड है ना, पैसा लिमिटेड है ना। लेकिन क्या मैं इन कस्टमर्स पे बेट खेल सकता हूं? क्योंकि मेरा पैसा लिमिटेड है बट कस्टमर रेलेवेंट है। खेल सकते हैं एक पॉइंट के लिए, ताकि लोग उसको और अच्छे से हम अपनी चीजों को दिखा सकें। क्योंकि जो लोग मेरे से प्राइस वॉर पे अटके हुए हैं या मेरे को जानते नहीं है इसलिए मेरे से बाय नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम दूसरे एक तरीके से ऐड बनाएंगे। इस केस में आप यही होगा उस केस में हम वो ऐड बनाएंगे जिससे मेरा ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड हो ओके। और वो बियॉन्ड द प्राइस मेरे को जान सके, समझ सके, है ना। तो वो ब्रांडिंग हो रही है बट बहुत ही नीश ऑडियंस पे हो रही है। किस पे कर रहे हो, जो मेरा क्वेश्चन था ना, आपको सबसे पहले ये समझ जरूरी है किसके लिए मैं बना रहा हूं, है ना, और फिर क्या दिखा रहा हूं। दिखाओगे क्या? दिखाओगे वो जो उनको ट्रस्ट बिल्ड करने में इशू आते हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए और जो भी हो सकते हैं, वो आप उनकी सेल्स टीम से बात करो ना कि क्या गैप आते हैं, क्यों लोग बाय नहीं करते हैं आपसे। वो सर प्राइस की बात करते हैं, सर वो कॉम्पिटिटर की बातें करते हैं, सर वो ये बातें करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास आंसर क्या है? तुम बताओ आंसर क्या है, पूछो उनसे
इसमें अपना ऐड का कंटेंट बनाओ और सिर्फ उसी ऑडियंस को दिखाओ, जो कन्वर्ट हो गया उसको थोड़ा दिखानी। तो जब भी आप मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज का आंसर कर रहे हो, इस दो कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठा लो, किसको दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, ठीक है? या क्या दिखा रहे हो या किसको दिखा रहे हो, आगे पीछे जैसे भी तुम्हें रखना है। क्योंकि जब तक ये दोनों चीजों का रेलेवेंस नहीं बैठेगा, और हर जगह बजट का कंस्ट्रेंट है। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्पेंडर अमेजोन है वैसे इंटरनेट मार्केटिंग में, उसका भी बजट का कंस्ट्रेंट है ना, वो भी 24 घंटे तो ना गूगल पे आता रहता है। चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी होगी, बजट तो उसका भी टाइट ही है ना, चाहे वो 10 करोड़ भी क्यों नहीं खर्च रहा, 10 करोड़ भी तो लिमिट है ना उसकी, 1 अरब थोड़ा खर्च रहा है। हर पर्सन का बजट लिमिटेड है, चाहे उसकी ऑडियंस पूरी ब्रॉड हो सकती है, बट बजट सबका लिमिटेड होता है। तो आपको ये सोचना पड़ता है, भाई बजट मेरा लिमिटेड है, तो मुझे अपनी एड भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखानी है, सभी को नहीं दिखानी। मतलब तुम क्या जनरल बातें कर रहे हो, मैं दिखा दूंगा। अबे किसको दिखाओगे ये तो बताओ ना। जो हमने बात की ना, आइडिया और एग्जीक्यूशन, दोनों में फर्क है ना। आप जब एकदम स्पेसिफिक बात करोगे तो वो दिखाती है कि ये एग्जीक्यूशन के लेवल की भी बात कर रहा है, कि मैं इसको दिखाने वाला हूं। उस पर तुम्हारे कोई क्वेश्चन आंसर कर दे, क्या क्वेश्चन करेगा कोई जब तू बोलेगा मैं दिखाई 55% लोगों को रहा हूं। नहीं तो तुम ब्रांडिंग का नाम दो, अरे नहीं नहीं पैसा जल जाता है, ये होता है वो होता है। सबने कहानियां इतनी सुन ली ब्रांडिंग के खिलाफ, वो तो डर जाते हैं, ब्रांडिंग का नाम सुनते डर जाते हैं। तो आप बोल रहे मैं जनरल ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, बट ये जो लोग जो तुमसे बाय नहीं कर रहे, इनको तुम कैसे लाओगे टेबल पे कि आपकी बात भी सुने, या इनके माइंड में आपकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू हो, या आपको कंसिडरेशन में भी रखें। इन्होंने तो लीड दे दी है ना, पैसे तो दे ही दिए इन्होंने, बट कन्वर्ट नहीं हो रहे आपसे। तो आपको नहीं लगता है इसमें कुछ दिखाना चाहिए आपको? कोई लाखों लोग नहीं है, हजारों लोग हैं, बट हजारों के लिए क्या आप इसमें छोटा बजट नहीं दिखा सकते? और जबकि आपको पता है आपके बाहर है, मैं हर किसी को नहीं दिखा रहा दुनिया में, मैं उसको दिखा रहा हूं जिससे आपकी टीम बात कर चुकी है और बोल रही है मैं इससे बाय नहीं कर रहे, ठीक है? तो उस ब्रांडिंग के लिए मुझे लगता है कोई भी रीजनेबल बिजनेस ओनर कभी मना नहीं करता। तो आता है टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप ब्रांडिंग का आप बता रहे थे कि ब्रांडिंग के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं जो नॉन कन्वर्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर, तो क्या ये हम हैंड टू हैंड हम इसको गूगल एड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसका सोल्यूशन दे सकते हैं क्लाइंट को ऑन दीज बेसिस? उसके लिए होती है A-B स्ट्रेटेजी। ए होता है आपका थैंक यू पेज, बी होता है आपके वेबसाइट का ट्रैफिक, और यही चीज आपको मेटा में भी मिल जाती है। आप इसको लिखे हो, जो हम एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप वहां डाल देते हो कि जो लोग इस पेज पर आए हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, बाकी जो वेबसाइट है उसको मैनेज कर दो। सिर्फ थैंक यू पेज वाली ऑडियंस को ही मेरी ऐड दिखेगी, बाकी किसी को नहीं दिखेगी। तो जैसे कई जगह होता है कि जो ऐड टू कार्ड में पहुंचे हैं हाँ, उसी को ऐड दिखाऊंगा, ओके, तो ऐड टू कार्ड वालों को आप अलग से टारगेट कर सकते हो। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एकदम पिन पॉइंट जगह पर जहां पे लोग आके फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, आप उसी पॉइंट को पकड़ के ही उस पर ऐड चला सकते हो। ये तो डिजिटल मार्केटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है और यही ब्यूटी है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? सब कुछ क्लियर है। तो किस किस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है? पेड और पेड और ऑर्गेनिक होती है, उसके बाद आपका सोशल मीडिया भी है फॉर्मेशन। मोटा मोटा दो ही है, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। और पेड इज अ शॉर्टर रूट and organic is a longer route, but more sustained is the मतलब combination of these two works always for every company. तो अब हम जनरल बातों से ऊपर आएंगे, है ना? पेड और अनपेड क्या बच्चों वाली बातें। अब आते हैं हम सर्च एड्स पे। डिजिटल मार्केटिंग में एक होती है सर्च एड्स, सुना होगा आप लोगों ने। Yes.
सर्च ऐड में आपके विजुअल नहीं दिखते हैं, तो दैट मीन्स जो आपके स्किल्स चाहिए वो रिटन स्किल्स चाहिए, ठीक है ना। आपका लिखने का स्टाइल अट्रैक्टिव, रीडेबल होना चाहिए, रीड करे जो उसको अट्रैक्टिव लगे, उसको लुक्रेटिव लगे, तो वो ये वन टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी, सुना तो होगा आप लोगों ने। Yes. तो नेक्स्ट टाइम कभी कोई पूछे टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, पेड अनपेड। तो मित्सवा का एग्जांपल डाला हुआ है यहाँ पर। अब सर्च ऐड में विजुअल के साथ जो आ रही है ये शॉपर में है। ऑफिस सर्च इंजन कौन कौन से हैं? बिंग है, याहू है, और आपका क्या कहते हैं, गूगल तो ही है। Yandesk है, Amazon एड्स भी सर्च इंजन है। आप उससे प्रोडक्ट सर्च करते हो बाय के इंटेंशन से। Amazon पे भी सर्च करते हो ना, वहां पे भी आप सर्च एड चलाते हो, टेक्स्ट एड चलाते हो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे डक डक गो है, बाइडू चाइना वाला पार्ट है, और Yandesk रशिया का है। मतलब कुछ सर्च इंजन है जिस पे आप अपनी सर्च एड चलाते हो, टेक्स्ट वाली। और टेक्स्ट एड्स जो होती है उसमें उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कॉस्ट कम आती है बेसिकली उसके अंदर, क्योंकि रिलेवेंसी बहुत हाई रहती है। सही बात है, मोस्ट रेलेवेंट ट्रैफिक सर्च से आता है। आप लोग गूगल की लीड तो देख ही रहे हो, फेसबुक से ज्यादा क्वालिफाइड आती है, गूगल से आती है? गूगल से। क्यों? सर्च से क्यों आती है? क्योंकि सर्च पे तो सर इंटेंट से आ रहा है ना। एग्जैक्टली। फेसबुक पे हम क्या थ्रो कर रहे हैं ऐड को, बट सर्च बेसिकली जो अच्छा मेरे किस Full दिमाग में factor, चल रहा है, जो सर्च कर रहा है full and उसके पर्टिकुलर इंटेंट को पकड़ के हम उसको ऐड रन कर रहे हैं, ताकि वो जो देख रहा है, जो सर्च कर रहा है, उसको उसी का ऐड दिख रहा है। तो बेसिकली जिस कीवर्ड को वो ढूंढ रहा है जी। आप उससे जुड़ा ही कंटेंट उसको दिखा रहे हो, और उससे जुड़े ही अपनी यूएसपीज और अपनी बातों को उसके सामने रख रहे हो, जिससे लोगों को ज्यादा रेलेवेंट लगती है। और जब उसको नीड है तब जाके गूगल सर्च पे आ रहा है, क्योंकि गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम की जो क्यूरियोसिटी है किसी चीज को लेके, उसको शांत करने के लिए बना है। अब हाउ टू टारगेट relevant audience in SCM और PPC। SCM का मतलब क्या है सर्च सर्च इंजन इंजन मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, और PPC का मतलब क्या है? पे पर क्लिक्स। पेपर क्लिक। दोनों में फर्क क्या है? सर पे पर क्लिक जहां तक है कि हर जो भी क्लिक होगा वो उसके लिए हर क्लिक के लिए पे करना पड़ेगा हमको। और सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया कि मल्टीपल सर्च इंजन के लिए जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि याहू की मार्केटिंग अलग हो गई और गूगल की अलग मार्केटिंग हो गई। जो ऐड चला रहे हैं, गूगल ऐड चला रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं, सॉरी याहू के लिए अलग हो गई, बाइडू के लिए अलग ऐड चला रहे हैं। तो सर्च इंजन की मार्केटिंग, बेसिकली सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहे हैं। जो मेरा है गलत तो बताइए। सेम है दोनों, सेम है दोनों चीजें। अच्छा, कैसे? मार्केटिंग टर्म जहाँ पर आ गया वहां पर पेड चीज आ गई, और पेपर क्लिक इज आल्सो द सेम थिंग। मार्केटिंग पेड नहीं होती, जरूरी नहीं कि मार्केटिंग पेड ही हो, जरूरी नहीं है मार्केटिंग पेड हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जो MR उनके पास दवाइयों को पास लेके जाते हैं ना, बोरी अपना लेके जाते हैं, सर हमारी दवाइयाँ रेकमेंड करो। डॉक्टर उनसे क्या करता है? पैसे मांगता है। वो क्या मांगता है उनसे? वो बोलता है मेरा किसी बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल डलवाओ। सर उससे क्या होगा? तो उससे उनका उससे डॉक्टर का जो नाम है वो बड़े न्यूज़पेपर में आ रहा है, कटिंग लगती है, शुरू होती है, ये डॉक्टर फलाने फलाने जगह पे बैठा हुआ है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। बट वो तो मार्केटिंग है।
मार्केटिंग डजंट मीन पेड, डायरेक्टली पेड। Mhm. मार्केटिंग कोई जैसे अक्षय कुमार बोलता है जी दिल्ली के परांठे वाली गली में जाके खा के आता हूँ, वो भी तो उसका नाम ले रहा है, उसकी वो मार्केटिंग है। बट अक्षय कुमार को कोई पैसा थोड़ा ना दे रहा परांठे वाली गली के। मार्केटिंग एक एक्सपीरियंस है जिसको लोग जहां पे शेयर करते हैं लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो एक फील है, मतलब एक इमोशंस है जो आपके एक साथ जुड़े होते हैं। वैसे मार्केटिंग की तो बहुत सारी डेफिनेशन बोली जा सकती है। वैसे जो सबसे कोर डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वुमेन, सिर्फ वुमेन। अगर वुमेन को हटा दो मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बंदों की कोई जरूरत ही नहीं है। बंदों को तुम ऐसे छोड़ दो तो गुफाओं में भी रह लेंगे, रोड पे पड़े रह लेंगे। लेकिन मार्केटिंग कब आती है? जब चीजों को थोड़ा ग्लैमराइज करके दिखाना पड़ता है, चीजों का इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है। और इसका फर्क किस पे पड़ता है सबसे ज्यादा? मेल पे या फीमेल पे? जिन मेल पे पड़ता है वो सिर्फ फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बनता है। अदरवाइज कोई No need. मार्केटिंग बनी ही सिर्फ फीमेल के पर्सपेक्टिव से, इसलिए हमेशा इमोशन ड्रिवन बातें ही होती हैं। और इमोशनली कौन ड्रिवन हो रहा है? Females. बंदा तो पैसे देते बोलता है कौन देगा। शॉपिंग मॉल में जाओ, हस्बैंड वाइफ जब भी जाएंगे, बंदे को लगेगा घर में सारा सामान है और बंदे को लगेगा घर में है ही नहीं कुछ। वो सामान जो घर में पड़ा हुआ है ना, वो उसके भी 4 पीस लेके आएगी। तो जो फीमेल की बाइंग कैपेसिटी है, चाहे जेब में हो ना हो, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। तो मार्केटिंग की ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है जिसमें से एक ही डेफिनेशन मुझे लगती है। अब आता है एससीएम के बारे एससीएम के बारे में। हमने भी कोर स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी। नहीं, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वुमेन। हटा दो तुम औरतों को, खत्म है मार्केटिंग, कुछ नहीं है। क्योंकि बंदे एकदम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पे जीते हैं। बट सर आजकल तो बंदों की भी बहुत ख्वाहिशें हैं। वो सिर्फ तब तक है जब तक वो फीमेल अराउंड में। हाँ मे बी। जिस दिन फीमेल अराउंड में नहीं है ना, उनको किसी वहां टापू में छोड़ो। मतलब तुम 10 लड़कों को छोड़ दो, वहां पे चाहे अच्छे से शॉपिंग मॉल सब कुछ होंगे, वो जाएंगे ही नहीं उसमें। क्योंकि अट्रैक्ट किस लिए करना है? दूसरे लड़के को तो कुछ नहीं अट्रैक्ट करना उसने। जो भी वो लग्जरी चाहता है, किस लिए चाहता है? एक अच्छा घर किस लिए चाहिए? खुद के लिए चाहिए। खुद के लिए तो किसी को नहीं चाहिए। खुद तो वो बैग डाल के स्कूटर में उठा के चला होगा पैदल पैदल कहीं पे। किस लिए चाह रहा है? वो अपनी फैमिली के लिए चाह रहा है। फैमिली में कौन है? वाइफ है मेन। जितनी भी चीजें ग्लैमराइज हो रही हैं, बड़ी बन रही है, सब फीमेल के लिए बन रही है। मेल के लिए कुछ नहीं बन रहा, ना मेल बनाना चाहते हैं एक्चुअली। बस मेल उसका पार्ट डेफिनेटली रहते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग में कहीं ना कहीं रेवेन्यू वाला सर्कल है। तो जहां पे तुम्हें बंदे एक्टिव दिख रहे हैं, वो रेवेन्यू वाले चक्कर में दिख रहे हैं, क्योंकि उससे उनको पैसा कमाना है। अदरवाइज तुम उसी बंदे को बोलो, अकेला बैठ के कोई जा रहा होगा 5 स्टार होटल में खाना खाने? कोई नहीं जाएगा, वो घर बैठ के मैगी बना के खा लेगा। लेकिन जैसे ही कोई फीमेल आएगी तो उसको बाहर जाके खाना ही खाना है। सेम ही पर्सन। या अपने हस्बैंड के हालात पूछ लेना, शादी से पहले कैसे थे या वो कैसे रहते थे, और शादी के बाद जो नहीं खर्चे करते थे वो कर रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग का सारा स्ट्रक्चर बना ही इमोशनल के हिसाब से ही है, साइकोलॉजी के हिसाब से ही डिजाइन है। इसीलिए सेल्स पर्सन जो होते हैं वो उसी के अराउंड ही घुमा करते हैं चीजें को लेके। हाँ, वो इमोशंस के अराउंड में। और जिस भी देखना, जिस भी सेल में अगर फीमेल और मेल दोनों बैठे हुए हैं, वो सेल जल्दी कन्वर्ट होती है। और अगर तुम बात ही फीमेल सेंट्रिक कर रहे हो, क्योंकि बाकी कन्विंसिंग तो वो करेगी, तुम्हें थोड़ा करना है। और फिर बंदा तो बोलता है छुड़ाओ, कर दो। सिंपल है, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब तुम इस बात को सुनने के बाद जब तुम थोड़ा सा और सोचोगे, तुम्हें हर जगह यही नजर आएगा। हमें अपने ऊपर शर्म है। नहीं, शर्म वाली बात नहीं है। एक्चुअली बस सिर्फ इमोशनल ड्रिवन मार्केटिंग होती है। फीमेल की क्लोथिंग क्यों सबसे ज्यादा है? 80% जो मार्केट है फैब्रिक का, सब फीमेल का है। क्यों?
औरतों के पास टी शर्ट नहीं होगी बट वो दोबारा इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो सेम ओकेजन पहन चुकी है। ये क्या बकवास है? मतलब उनको सिर्फ ओकेजन के पर्पज से लोग उनके बारे में क्या चीज परसीव करें उस पर्सपेक्टिव से उनको अननेसेसरी चीजें बाय करनी है। बंदे कभी बाय नहीं करेंगे। बंदे ने जब शादी में सूट सिलाया होगा ना, जब तक वो सूट फट ना जाए वो तब तक वही सूट चल रहा होगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई नहीं उसकी तरफ ध्यान दे रहा। लेकिन फीमेल का सकता है सारी दुनिया उसी को देख रही है, और इसी चीज को मार्केटिंग में फिर यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि सब उसको जिसको लगता है कि सारी दुनिया मेरे को ही देख रही है, तो फिर तेरे को दिखाना है तो फिर ला, फिर पैसे दे, और उसी खर्चे में फिर दुनिया चल रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, और क्या। चलो, हाउ टू टारगेट रेलेवेंट ऑडियंस इन SEO एंड PPC। सबसे पहले क्या करोगे आप? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड है जो क्या ढूंढ रहा है सामने वाला, किस तरीके से ढूंढ सकता है, वो किस लेवल तक सोच सकता है सामने वाला, तो हम उस लेवल से जाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने वो स्टेज नहीं डाली है कि सबसे पहले सोचना है कि किसको दिखाना है। वो हो गया मतलब। नहीं, वो भी स्टेज वो हर स्टेज में है ये चीज। कीवर्ड रिसर्च से पहले कीवर्ड रिसर्च में भी है वो चीज। हाँ बिल्कुल है। आप डालते हो एयर कर्टन, तो जितने कीवर्ड डाले सारे रेलेवेंट होते हैं? नहीं, B2B अलग होते हैं। तो वहां पे भी आप कीवर्ड देख रहे हो ना कि ये कीवर्ड रेलेवेंट है कि नहीं है, किसके लिए है, इसके लिए इस कीवर्ड को कौन देखने वाला है? बाय एयर कर्टन या एयर कर्टन मैन्युफैक्चरर, कौन सर्च करेगा ये? आप वहां पे तो दिमाग लगा रहे हो ना, हर कीवर्ड थोड़ा रेलेवेंट है। तो अब सोच के बताओ, जब आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हो, सबसे पहला प्रोसेस है आपका, दूसरा डेमोग्राफिक्स, जियो टारगेटिंग, विच टाइप ऑफ ऑडियंस, कहाँ पे दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है, किस एज ग्रुप का होना चाहिए, वो पूरा स्पेसिफिक करके हम लेके चलते हैं, ताकि हमारे ऐड की जो स्पेंड है या जो दिखाने का वो है कैपेसिटी, वो गलत लोगों को ना दिखे, मतलब इररिलेवेंट लोगों को ना दिखे बेसिकली। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा, बजट हमेशा लिमिटेड है। राइट। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कहता है मेरा बजट अनलिमिटेड है, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग स्पेंडर ही क्यों ना हो, किसी का भी अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको आपकी एड को, आपके कीवर्ड्स को, आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप उसमें भी ये देखे चलो, जब लीड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं मोटा मोटी, तो ये किस तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, ये वर्ड जो मैं इसमें डाल रहा हूं ये किस तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, पहला फिल्टर वहां लग जाता है। फिर आता है कि अब मैं जब इसको चला रहा हूं, क्योंकि वहां पे डिजिटल में डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी आपको मिलती है, इसमें लीड देने वाली ऑडियंस कौन है, मेल है या फीमेल है? जसवीर, वो देखना वो टेढ़ा हो गया।